उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का मतलब है कि आपको एक्सेल खुद से बताएगा कि ये पाइवट टेबल बना लो, इसमें आपको बेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा। कुछ आपको फॉर्मेट दे दिए जाएंगे, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूं तो यहां मेरे को कुछ 4-5 तरह के टेम्पलेट्स दिखा दिए जाते हैं। जैसे पहला है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस बाय सेल बाय, यानी किस आदमी ने माल बेचा, और सम ऑफ कॉस्ट प्राइस का एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएगा। अगला है सम ऑफ सेल प्राइस बाय मोड ऑफ पेमेंट, एवरेज ऑफ डिस्काउंट, सम ऑफ सेल प्राइस एंड सम ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये बहुत सारी तरह के आपको पैटर्न मिल रहे हैं, इनमें से आप किसी एक को भी चूज करके अपनी पाइवट टेबल इजीली बना के देख सकते हैं। लेकिन ये लेस रिकमेंडेड है, इसमें आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। बनाने का मजा तभी आएगा जब आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो, आप खुद से कुछ निकालना चाह रहे हो और उसकी तरफ आप बढ़े। सीखने का मजा तो तभी आएगा। तो ये थी रिकमेंडेड पाइवट टेबल। अगला ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास कुछ डाटा है और उसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डाटा को सिंपली यहां से सिलेक्ट करके टेबल पे आपको क्लिक करना है या फॉर्मेट एज टेबल करना है, तो वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ऑप्शंस वही हैं जो एमएस वर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं इनके बारे में जिक्र नहीं करने वाला हूं। पिक्चर से लेकर स्क्रीनशॉट तक, इवन एड-इन्स भी हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। रिकमेंडेड चार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, आपके बार डायग्राम हो सकते हैं, हिस्टोग्राम हो सकते हैं, जो भी आप चार्ट बनाना चाहें। उसका तरीका यही है कि आप सिंपली एक डाटा लें। अब जैसे ये डाटा है मेरे पास, सिंपली उसको सिलेक्ट करें। आप रिकमेंडेड चार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको सजेशंस दे दिए जाएंगे कौन सा चार्ट आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आप रिकमेंडेड लें या अपने अकॉर्डिंगली कोई भी चार्ट लें और अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, एक आपको जनरल टिप दे रहा हूं, ये डाटा चार्ट बनाने लायक नहीं है अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए रिपीटिशन है। उसके लिए आपको पहले इनका टोटल लेना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी तभी चार्ट बना सकते हैं, बिना फ्रीक्वेंसीज के चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को, चार्ट को। और ये आगे मैप्स है, मैप्स के बाद 3D मैप्स है। इनको समझने के लिए मेरे पास हाल फिलहाल का डाटा है और इसकी स्टडी हम उसी पर करते हैं। मेरे पास ये डाटा है कोरोना वायरस के केसेस का, क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग भी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते घरों में बैठ के बना रहे हैं। किसी स्टूडियो की मदद नहीं ली जा रही है इन रिकॉर्डिंग्स को करने के लिए। आप यूं समझें कि दैट इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो अभी ये आज का ही डाटा है, इस पर मैं आपको चार्ट्स, मैप्स एंड 3D मैप ये समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो डाटा को अरेंज करेंगे। ये जो डाटा लिया गया है ये worldometers.info से लिया गया है 10 अप्रैल 2020 को, यानी आज की डेट को। लेकिन इस डाटा में कुछ त्रुटियां हैं अभी। वो त्रुटियां ऐसी हैं कि हम इसको इंस्टेंटली चार्ट में या 3D मैप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ेगी। अननेसेसरी जितनी वैल्यूज हैं वो हमें डिलीट करनी है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद नीचे चल के देखते हैं, नीचे भी कुछ अननेसेसरी वैल्यूज हैं शायद। हाँ, ये फालतू का डाटा भी हम डिलीट कर देते हैं। टेबल का टोटल नीचे भी है और ऊपर भी दिया हुआ है, इसको ऊपर वाले को हमें डिलीट करना होगा, अदरवाइज हम भटक जाएंगे, हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। उसके बाद आप देखिए, जब मैंने ये worldometers.info की वेबसाइट से डाटा कॉपी किया तो ये डाटा 2-2 रोज में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं कॉलम्स का। ये मैं सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं और साइजिंग हैंडल से किसी भी एक कॉलम को खोलूंगा, बिकॉज मैंने सभी कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये सभी कॉलम बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ज्यादा बड़े हो गए, इतना बड़ा भी मुझे नहीं करना था, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक स्क्रीन में ये सारा दिखने लग जाए, इतना साइज हो जाए। उसके बाद इन दोनों पे क्लिक करेंगे, फिल, जस्टिफाई। जस्टिफाई में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी तरह से फिल, जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या है कि वो ऑटो एडजस्ट होगा, जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है वो एक सेल में जितना आ सकता है ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा।
जैसे ये न्यू केसेस है और इस सेल में अब जगह है, पहले जगह नहीं थी, अब जगह है, तो ये केसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। फिल, जस्टिफाई, फिल, जस्टिफाई, इस तरह से मैं सभी को कर दूंगा। अब इस डाटा को मैं टेबल में कन्वर्ट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको दूसरा केस दिखाना चाहता हूं। पिछले वाले डाटा को हमने टेबल में कन्वर्ट किया था और अब मैं नहीं कर रहा हूं, तो करने में क्या फायदे थे और नहीं करने में क्या नुकसान है वो हम डिस्कस करते हैं। टेबल में कन्वर्ट होते ही ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं कर रहा, तो मैं मैन्युअली खुद से फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के क्या फायदे होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं सॉर्टिंग कर सकता हूं, सबसे छोटा नंबर मुझे देखना है या सबसे बड़ा मुझे देखना है, लेकिन ध्यान रहे सबसे बड़ा नंबर में टोटल वाली फील्ड ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये गलत हो जाता है। अभी मैंने इसको टेबल नहीं बनाया है, तो टोटल वाले को मैं डिलीट कर देता हूं। टेबल बनाने में ये फायदा रहता है कि टोटल वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली सबसे नीचे लगी रहती है, वो कभी भी ऊपर आने का प्रयास नहीं करती। अगर मैं इसको हाईएस्ट से सॉर्ट भी करूं, लार्जेस्ट वैल्यू पहले आ गई, लेकिन टोटल तो भैया नीचे ही रहने वाला है। तो अभी आपने देखा टोटल वाली रो सबसे ऊपर आ गई थी, बिकॉज मैंने सॉर्टिंग करी। तो फिल्टर्स के थ्रू आप डाटा फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ वो देखना चाहते हैं, सिर्फ उन कंट्रीज को ही देखना चाहते हैं जिनमें न्यू केसेस आए हैं। अब दो चीजें हैं, सॉर्ट बाय कलर करेंगे तो येलो वाले सबसे ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले गायब हो जाएंगे। और अगर आप फिल्टर बाय कलर करेंगे, येलो वाले को अगर मैं फिल्टर कर लूं तो सिर्फ येलो वाले ही नजर आएंगे, नीचे वाले नहीं नजर आएंगे। तो ये डिफरेंस है सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन में। इस डाटा की अगर मैं पाइवट टेबल बनाना चाहूं तो मैं बना तो सकता हूं, लेकिन मुझे पाइवट टेबल से कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा की रिपीटिशन नहीं है। पाइवट टेबल बनाने का फायदा आपको सिर्फ उसी तरह के डाटा में आएगा। पाइवट टेबल बनाने का फायदा आपको सिर्फ उसी डाटा में मिलेगा जिसमें डाटा की रिपीटिशन हो। जैसे ये सेल्समैन 2, फिर सेल्समैन 2, फिर सेल्समैन 2, सेल्समैन 2, बिकॉज वो डाटा का ऑटो सम करता है या ऑटो एवरेज करता है या उसकी काउंट करता है। यहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सभी का काउंट एक है, यूएसए एक बार, स्पेन एक बार, इटली एक बार, जर्मनी एक बार, नो बेनिफिट, सम होना नहीं। मैं इसकी पाइवट टेबल बना भी दूं तो कुछ निकलने वाला नहीं है। अब देखिए यहां भी यही कह रहा है, वी कैन नॉट रिकमेंड एनी पाइवट टेबल, रिकमेंड ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं बनाना चाहूं बना सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक रहा। उसके लिए सिंपली रो में मैं कंट्री को लूंगा, टोटल केसेस को मैं वैल्यूज में ले लूंगा, ये सिंपल टोटल वैल्यूज आ गई मेरे पास। लेकिन एक चीज मैं आपको इस पाइवट टेबल के थ्रू समझा सकता हूं। यहां पर आप देखें, अगर मैं डाटा सोर्स की बात करूं, अब यहां पर टेबल का नेम नहीं आ रहा है जैसा पिछले केस में था। वहां पे क्या लिखा आ रहा था टेबल रेंज में? टेबल नेम। यहां पर आप अपने अकॉर्डिंगली डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ इतने ही हिस्से का मुझे पाइवट टेबल बनाना है, तो ओके, सिर्फ उतने ही हिस्से का बना। उसके बाद अगर आप डाटा चेंज करना चाहते हैं, तो टेबल वाले केस में क्या था, एक कॉलम अगर ऐड हुआ तो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल में भी वो ऐड हो गया था। लेकिन इस केस में अगर आपने कोई कॉलम ऐड किया तो वो पाइवट टेबल में आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन टेबल में क्या हुआ था कि कॉलम ऐड होते ही अपने आप पाइवट टेबल में भी वो कॉलम ऐड हो गया था, बिकॉज वो उस मेन टेबल का ही पार्ट था। अब यहां पर मैंने एक कॉलम ऐड किया है और मैं चाहता हूं कि ये वाला कॉलम भी पाइवट टेबल का ही हिस्सा बने। तो आप सिंपली अगर एनालाइज पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कोई फील्ड ऐड होने वाली नहीं है, वहां पर ऐड हो गई थी। तो चेंज डाटा सोर्स करेंगे आप। अब देखिए ये उतना ही हिस्सा सिलेक्टेड है, उसके लिए मुझे एरिया बढ़ाने के लिए दोबारा से उसको सिलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। अब मेरे पास ये तीसरी वैल्यू यहां पर आई है। तो ये तो थी बात टेबल लेने की या ना लेने की।